Hi, good morning, guys. Welcome to Pandu English Academy. I am Bhagirath Godara with a new video. This video is class 4th, 8th. Second lesson soil, land, water, natural resources, natural vegetations and wild resources का लेसन है ये. इसके 2 वीडियोस पहले से अपलोड हो चुके हैं. ये इसका थर्ड वीडियो है. जो स्टूडेंट आज इस वीडियो में नए हैं उनसे निवेदन है कि वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें. इससे पहले वो पहले वाले 2 वीडियो को देखें ताकि आगे का ये मैटर आपको समझ में आ सके. इसमें जितने मैटर हैं, लैंड का अलग पार्ट है, सोइल का अलग पार्ट है, वाटर का अलग पार्ट है. आज वाले इस पार्ट के अंदर हम सोइल और वाटर पढ़ेंगे. सोइल क्या होती है, सोइल्स को हम किस तरह से यूज करते हैं, हमने उसका क्या डिग्रेडेशन कर दिया है और हम उसका कैसे कंजर्वेशन कर सकते हैं. ऐसे वाटर के लिए ये दोनों चीजें आज हम पढ़ेंगे. तो हम आगे बढ़ते हैं. यस, आज हम इसमें पढ़ेंगे फैक्टर ऑफ सोइल फॉर्मेशन को. समझिए कि मिट्टी के नई मिट्टी के निर्माण में कौन-कौन से तत्व है, कौन-कौन से फैक्टर जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. इसका हम अध्ययन करेंगे. तो नई मिट्टी के निर्माण में जहाँ नई मिट्टी बनती है वहाँ की जो पेरेंट रॉक जो होती हैं, वहाँ की जो मूल जो चट्टान पत्थर जो होते हैं वो मिट्टी के फॉर्मेशन में, मिट्टी के कलर में, मिट्टी के टेक्सचर को, मिट्टी के केमिकल को, मिट्टी की फर्टिलिटी को पेरेंट रॉक ही डिफाइन करता है. पेरेंट रॉक जैसी होगी वैसी मिट्टी का कलर होगा, वैसी उसकी फर्टिलिटी होगी, वैसा उसका टेक्सचर होगा, सब कुछ वैसा होगा. सो इसमें पढ़ेंगे हम मेजर फैक्टर ऑफ सोइल फॉर्मेशन आर द नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक. पेरेंट रॉक का मतलब है कि मूल रूप से वहाँ कौन सी चट्टान है. एंड क्लाइमेट फैक्टर, वो दूसरी बात है कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है. अदर फैक्टर्स आर द टोपोग्राफी, उसका फैक्टर होता है. रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स, कि ऑर्गेनिक मटेरियल वहाँ और क्या-क्या है, और क्या चीज उसके साथ सड़ती है जिसकी वजह से वहाँ की मिट्टी का कलर चेंज हो सकता है या उसकी फर्टिलिटी चेंज हो सकती है ना. एंड टाइम, कितना समय लगता है टेकन फॉर द कंपोजिशन ऑफ सोइल फॉर्मेशन. ऑल दिस डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये सभी जगह प्लेस टू प्लेस डिफर होती है. अब हम पढ़ते हैं आगे. ये सोइल की फॉर्मेशन को प्रभावित करने वाली चीजें हैं, जैसे पेरेंट रॉक जो है सोइल की मिट्टी को, कलर को, सोइल के कलर को, नोट मिट्टी को, सोइल के कलर को, उसके केमिकल प्रॉपर्टी को, उसके टेक्सचर को, मिनरल्स को, कंटेंट को और पेरामिबिलिटी को प्रभावित करती है. जैसी पेरेंट रॉक होगी वैसा उसका कलर होगा, वैसा उसका टेक्सचर होगा, वैसे उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होगी, उसमें मिनरल्स होंगे, कंटेंट होंगे और पैरामीटर्स होंगे. मैं बोल दूं क्लाइमेट दूसरा फैक्टर है सोइल को फॉर्मेशन में. क्लाइमेट, क्लाइमेट का जैसा टेम्परेचर होगा, रेनफॉल क्या है, इन्फ्लुएंसेस रेट ऑफ विदरिंग्स. विदरिंग्स का मैंने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ाया था ना, उसको वहां से देखें. ह्यूमस फॉर्मेशन, किस तरह की उसके अंदर चीजें इंक्लूड की गई है. टाइम डिटरमाइंस द थिकनेस ऑफ द सोइल प्रोफाइल. टाइम जितना ज्यादा समय लगेगा उतनी मिट्टी की थिकनेस ज्यादा बढ़ेगी. नेक्स्ट है फौना और फ्लोरा. तो फौना और फ्लोरा के बारे में जानते होंगे. पेड़ पौधे और जीव जंतु. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन. ह्यूमस का मतलब होता है मिट्टी के अंदर किस किस तरह के जीव जंतु जीवाश्म मिले हुए हैं, तो वो फौना और फ्लोरा पे डिपेंड करते हैं. जैसे कि किस तरह के प्लांट हैं, तो प्लांटों से प्लांट के पत्ते नीचे गिरेंगे, वो पत्ते सड़ेंगे, है ना. उनकी पेड़ों की जड़ें हैं, पेड़ कटेंगे उसकी छाल उतरेगी. तो ये सब चीजें वहाँ की मिट्टी को प्रभावित करती हैं. रिलीफ, एटीट्यूड, स्लोप डिटरमाइन द एक्यूमुलेशन ऑफ सोइल. अगर ज्यादा ढलान वाला है तो वहाँ मिट्टी जमा नहीं हो पाएगी क्योंकि वो पानी के साथ बह जाएगी. स्लोप है, एल्टीट्यूड है, ये सब मिट्टी के एक्यूमुलेशन जमाव को प्रभावित करती है ना. तो ये सोइल के फॉर्मेशन के महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं. सोइल के फॉर्मेशन, सोइल के निर्माण में पेरेंट रॉक प्रभावशाली होती है, क्लाइमेट होता है, टाइम का प्रभाव होता है, फौना एंड फ्लोरा का होता है और रिलीफ का होता है. आगे हम और पढ़ते हैं. डिग्रेडेशन ऑफ सोइल, यहाँ से हम पढ़ेंगे कि सोइल को हम किस तरह सोइल का विनाश कर रहे हैं, किस तरह से मिट्टी को हम अनउपजाऊ कर रहे हैं, किस तरह से उसको डिग्रेड कर रहे हैं. और साथ में हम पढ़ेंगे उसके बाद में कंजर्वेशन मेजर्स, कैसे हम मिट्टी का कंजर्वेशन कर सकते हैं. तो पहले हम पढ़ते हैं डिग्रेडेशन. सोइल इरोजन, इरोजन का मतलब है मिट्टी का पानी हवा के साथ में बह जाना, है ना. एंड डिप्रेशन आर द मेजर थ्रेट्स टू सोइल
एज ए रिसोर्स। सोइल जो एक रिसोर्स है, उससे सबसे बड़ी जो चुनौतियां हैं वो है सोइल इरोजन, मिट्टी का पानी के साथ बह जाना या हवा के साथ मिट्टी बह करके कहीं दूसरे स्थान पर चली जाती है। बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स कैन लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ सोइल। आदमी भी, जैसे आदमी क्या करता है, बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर काम में लेता है, केमिकल पेस्टिसाइड काम में लेता है, डिग्रेडेशन करता है, या बहुत ज्यादा पशुचारण करवाता है, जिससे मिट्टी खोखली हो जाती है, हवा के साथ उड़ जाती है, अनउपजाऊ हो जाती है। आदमी, ह्यूमन और नेचर दोनों का ही मिट्टी के डिग्रेडेशन में महत्वपूर्ण रोल है। फैक्टर्स व्हिच लीड टू सोइल डिग्रेडेशंस आर द डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन का मतलब है, इस तरह से पेड़ पौधों को हम बहुत ज्यादा काटेंगे तो ये मिट्टी क्या हो जाएगी, थोड़े समय बाद में अनउपजाऊ हो जाएगी, है ना। ओवर ग्रेजिंग का मतलब है एक स्थान पर बहुत ज्यादा पशुचारण होना। बहुत ज्यादा पशुचारण होने से पशुओं के पैरों से मिट्टी लूज हो जाती है, जो लूज होने के बाद में जब वहाँ बारिश होती है, आंधी चलती है, तो वो मिट्टी आगे बह जाती है। ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, रेनवॉश, लैंडस्लाइड्स, फ्लड्स, ये सभी चीजें सोइल के डिग्रेडेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इससे सोइल का विनाश होता है, हमें ये समझना है। आगे हम पढ़ते हैं सम मेथड्स ऑफ सोइल कंजर्वेशन। अब हम पढ़ेंगे कि सोइल को कंजर्व कैसे किया जा सकता है, सोइल को बचाया कैसे जा सकता है, उसको सुरक्षित कैसे रखा जा सकता है। तो सोइल को सुरक्षित रखने के लिए मल्चिंग करनी होती है। मल्चिंग क्या होती है, पढ़ते हैं हम। बेयर ग्राउंड का मतलब खुला जो मैदान जो होता है बिटवीन प्लांट्स इज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रो। पेड़ पौधों के नीचे जो खुली जगह जो होती है, वहां पर पेड़ पौधों के पत्ते गिर जाते हैं, सड़ते हैं, है ना। स्ट्रो या और कुछ घास फूस वहां इकट्ठा हो जाता है, काफी लंबे समय तक वो वहां रहने से वो सड़ जाता है, जिससे मिट्टी की नई परत बनती है। इट हेल्प्स टू रिटेन सोइल मॉइस्चर। इससे सोइल की मॉइस्चरिटी बनी रहती है, क्योंकि धरातल को वो पत्ते जो कवर करके रखते हैं, डायरेक्ट सनलाइट पहुंच नहीं पाती, तो मिट्टी की जो नमी है वो बनी रहती है। जैसे इस तरह से ये मल्चिंग बोलते हैं। पेड़ पौधों के नीचे इस तरह से क्या आ जाना, पत्तों का आ जाना, ये घास फूस का उग जाना, ये सब मल्चिंग कहलाता है। आगे हम पढ़ते हैं स्टोन्स, ग्रास, सोइल्स आर, पत्थर हैं, है ना। कंटूर बैरियर्स है, ध्यान दें कंटूर बैरियर्स क्या होते हैं, वही पढ़ेंगे। स्टोन्स, पत्थर आ जाए। सोइल को बचाने का तरीका है, सोइल सोइल की परेशानी है कि सोइल इरोज हो जाती है, बह करके चली जाती है, तो बहने से कैसे रोकेंगे, स्टोन्स लगाएंगे, ग्रास लगाएंगे। सोइल आर यूज्ड टू बिल्ड बैरियर्स ऑल कंटूर्स, ट्रेंचेस, खाइयां बनाई जाएगी, आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बैरियर्स टू कलेक्ट वाटर, ताकि वहां पानी इकट्ठा हो सके। जैसे क्या करेंगे हम, इस तरह से जो भी ढलान वाली जगह है, जैसे पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ से पानी नीचे उतरेगा, तो यहाँ पे हमने कंटूर बना दिए हैं, ये बैरियर्स बना दिए हैं। जब पानी बहेगा तो यहाँ मिट्टी रुक जाएगी, है ना। आगे हमने खाई बना दी है, इन खाइयों में मिट्टी भर जाएगी, और इतने में मिट्टी रुकना शुरू हो जाएगी। तो इस कंटूर के माध्यम से हम मिट्टी को इरोज होने से, मिट्टी को पानी के साथ, हवा के साथ बहने से रोक सकते हैं। ये प्रैक्टिकली यूज हम दे सकते हैं। ये अपने खेत के अंदर कोई अगर लकड़ी भी डाल देते हैं, तो जब भी आंधी चलती है तो उसके आसपास में मिट्टी इकट्ठी हो जाती है, तो सोइल की इरोजन को रोकती है। आगे हमने पढ़ा है रोक डेम। सोइल rocks are piled up to slow down the flow of the water। जब पानी इस ढलान से नीचे उतरेगा, तो अगर इसके अंदर बीच-बीच में पत्थर डाल दें, रॉक्स बना दें, डैम बना दें, पत्थरों के मेढ़े बना दें, तो पानी का बहाव धीरे हो जाएगा, और पानी के साथ जो मिट्टी बह रही थी वहीं रुक जाएगी। तो ये बैरियर्स क्रिएट करने होते हैं। दिस प्रिवेंट्स गलीज एंड फर्दर सोइल लॉस। इससे सोइल लॉस का बचाव होता है। जैसे कि इस तरह से हम अगर क्या कर देते हैं, पत्थर बिछा देते हैं पानी के रास्ते के अंदर, तो मिट्टी बहने से रुक जाती है। ये सोइल को कंजर्व करने के मेथड्स हैं, और मिट्टी को कैसे भी नहीं बचाया जा सकता। आगे हम बढ़ते हैं। इंडिया इन इंडिया सोइल कुड बी एल्यूवियल, ब्लैक सोइल, ये सोइल के प्रकार हैं। रेड सोइल, लेटराइट सोइल, डेजर्टिक सोइल, माउंटेन सोइल्स, ये सोइल के प्रकार हैं। एलुवियल है, ब्लैक है, जहाँ ब्लैक पत्थर होते हैं, रेड होते हैं, लेटराइट पत्थरों से बनती हैं, डेजर्टिक जैसे मरुस्थल की हैं, माउंटेन्स की सोइल है, ये उसके प्रकार हैं। आगे हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। कलेक्ट द हैंडफुल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सोइल एंड ऑब्जर्व। अब आपके लिए काम है, थोड़ी बहुत मिट्टी लीजिए, देखिए क्या है, हाउ दे आर डिफरेंट,
वो दोनों जैसे रेड को ले लिया, ब्लैक को ले लिया, चेक करना है कि किस तरह से डिफरेंट है, इनके पार्टिकल्स कितने बड़े हैं, कितने बारीक हैं, कैसे, ये हम सब स्टडी करेंगे। करते हैं टेरेसिंग, टेरेस फार्मिंग, सोइल को बचाने का है, टेरेस फार्मिंग, खेती करने का तरीका है ये, कि हमें इस तरह से खेती फार्मिंग करनी चाहिए, टेरेसिंग बना करके। जैसे ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स और ट्रेसेस आर मेड ऑन स्टीप स्लोप, स्टीप स्लोप का मतलब होता है जब पहाड़ी क्षेत्र की ढलान बहुत तेज हो, इससे ढलान हो, इसको स्टीप स्लोप बोलते हैं। ये स्लो स्लोप है, ये अलग है, ये अलग है। तो जब स्टीप स्लोप होती हैं तो वहां पर क्या बनाया जाता है, टेरेसेस बनाई जाती हैं, सीढ़ी नुमा बनाया जाता है। दे आर रिड्यूस सरफेस रन ऑफ एंड सोइल, अगर ट्रेसिंग बनाते हैं तो पानी जब तेज गति से बहता है वो रुक जाता है, इसमें हम ट्रेसिंग बना देंगे तो पानी धीरे धीरे चलेगा। जैसे कि ट्रेसिंग कैसी होती है, ये देखो ये ट्रेसिंग बनी हुई है, ये फार्मिंग की हुई है। अब पानी जब बहता है तो स्पीड से नहीं बहता है, उसका फ्लो रुक जाता है, तो मिट्टी को साथ में नहीं लेके जाता है। आगे है इंटरक्रॉपिंग, डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेट वेज। जैसे हम एक ही तरह की अगर फसल बोएंगे तो मिट्टी अनुपजाऊ हो जाएगी, फर्टिलिटी कम हो जाएगी, तो हमें अलग अलग तरह से मिट्टी का हमें अलग अलग तरह की फसल करनी चाहिए। एंड आर शोन एट डिफरेंट टाइम्स टू प्रोटेक्ट द सोइल फ्रॉम रेन वॉश, है ना। आगे कंटूर प्लाउइंग, कंटूर, कंटूर को मतलब होता है ढलान के अंदर जो पहाड़ी क्षेत्र होता है उसके चारों तरफ लेवलिंग करके मिट्टी के बहाव को रोका जाए। तो प्लाउइंग का मतलब है प्लोइंग parallel to the contour of the hills slope to form natural barriers of water for water to flow down the slope। स्लोप को कम करने के लिए कंटूर फ्लोइंग की जाती है, जैसे इस तरह से कंटूर, ये कंटूर है, ये अलग अलग लेवल्स बनाए हुए हैं, ये एक सीढ़ी है, थोड़ी सी नीचे 1 फीट नीचे ये हैं, ये स्टेप्स बनाते हैं, सीढ़ी नुमा खेती बोलते हैं इसे। कंटूर का मतलब है सीढ़ी नुमा खेती, है ना। आगे होता है शेल्टर बेल्टिंग, शेल्टर बेल्टिंग क्या होता है देखते हैं। कोस्टल ये कहाँ होता है, कोस्टल समुद्री किनारों पे होती है, समुद्री किनारों में पानी समुद्र के साथ आता है, लहरें आती है, साथ में मिट्टी को ले जाती है, तो इनको कैसे रोका जा सकता है। एंड ड्राई रीजन्स, rows of trees are planted to check the wind's movements to protect soil cover। जैसे समुद्र के किनारे या डेजर्ट के अंदर पेड़ पौधे लगा दिए जाते हैं, जिससे कि मिट्टी जो है वो बह नहीं पाती, क्योंकि पेड़ों से टकरा करके वो रुक जाती है। जैसे ये क्या है, सेल्ट बैरियर्स, शेल्टर बेल्ट है, ये लोग एक लाइन में पेड़ पौधे लगे हुए हैं तो ये मिट्टी के बहाव को रोक देते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। अब सोइल का जितना हो गया, सोइल का डिग्रेडेशन पढ़ लिया, सोइल का कंजर्वेशन पढ़ लिया। अब वाटर की बात आती है, थर्ड पॉइंट इसका, वाटर इज वाइटल रिन्यूएबल रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्सेज। वाटर एक रिन्यूएबल वाटर नेचुरल रिसोर्सेज है। 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, पृथ्वी का 3/4, 75% अर्थ का जो पार्ट है वो पानी से कवर्ड है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि वो पीने के लायक नहीं है, न ही फसल के लायक है। तो ये हम देखेंगे कैसे। इट इज देयरफॉर अप्रोप्रिएट कॉल्ड द वाटर प्लेनेट, इसीलिए अर्थ को वाटर प्लेनेट कहा जाता है। इट इज इन द प्रिमिटिव ओशंस दैट द लाइफ बिगेन ऑलमोस्ट 3.5 मिलियन ईयर बैक। प्रिमिटिव ओशंस का मतलब जब ओशंस का निर्माण काल था उसमें की बात है, जब 3.5 बिलियन ईयर पहले लाइफ का शुरू हुआ, लाइफ पृथ्वी पर शुरू हुई। इवन टुडे द ओशंस कवर 2/3 ऑफ द अर्थ, जितनी भी अर्थ है उसका 75% ओशंस कवर करते हैं जो पानी से कवर्ड है। एंड सपोर्ट a rich variety of plants animals life, और अर्थ ओशन के अंदर काफी प्लांट भी हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स की लाइफ भी हैं। ओशंस वाटर इज हाउएवर सैलिन, सैलिन का मतलब खारा है, एंड नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन, जो ह्यूमन के काम में आने के लायक नहीं है। फ्रेश वाटर अकाउंट्स फॉर ओनली अबाउट 2.7%, और जो फ्रेश वाटर पीने का पानी है वो 2.7% ही टोटल पानी मिलता है। आगे हम देखते हैं नियरली 70% ऑफ द दिस अकर्स एज ए आइस, जो 2.7% पानी है वो ज्यादातर बर्फ के रूप में जमा है। आइस ग्लेशियर्स इन द अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, माउंटेन रीजन के अंदर ये जमा है। ड्यू टू देयर लोकेशन दे आर इनएसेसिबल, क्योंकि ग्रीनलैंड है जैसे अंटार्कटिका है तो बहुत ज्यादा दूर रह जाता है,
तो वहाँ से पानी को आसानी से लाया नहीं जा सकता। ओनली 1% ऑफ द फ्रेश वाटर इज़ अवेलेबल। फ्रेश वाटर का 1% पानी ही अवेलेबल है, फिट फॉर ह्यूमन यूज़, जो आदमी के काम में आ सकता है। इट इज़ फाउंड एज़ ग्राउंड वाटर, एज़ सरफेस वाटर इन रिवर्स, लेक्स एंड एज़ वेपर्स इन द atmosphere. Fresh water is therefore the almost precious substance on the earth. शुद्ध जो पानी है वो पृथ्वी पर सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे कीमती है। वाटर कैन नीदर बी एडेड नोर सब्सट्रैक्ट फ्रॉम द अर्थ। न तुम पानी में अर्थ पे पानी और जनरेट कर सकते हैं और न ही हम इसको घटा सकते हैं। पानी जो पृथ्वी पर है वो बस इतना ही है, इसका हमें यूज करना है, न तो हम इसको बढ़ा सकते हैं न घटा सकते हैं। इसका रूप परिवर्तित होता रहता है, गर्म करेंगे वेपराइज हो जाएगा, फ्रिज में रखेंगे बर्फ बन जाएगी, बस पानी उतना ही है, न तो हम इसको घटा सकते हैं और न बढ़ा सकते हैं। सो इस टोटल वॉल्यूम रिमेन कंस्टेंट। पानी की जो मात्रा है वो हमेशा के लिए समान है, पानी जनरेट नहीं किया जा सकता। आगे हम पढ़ते हैं, इट्स अबंडेंस अबंडेंस ओनली सिम्स टू। अबंडेंस का मतलब इसका जो अति यूज जो है, उसकी जो उपलब्धता है, ओनली सिम्स टू वेरी बिकॉज इट इज इन कंस्टेंट मोशंस, क्योंकि पानी हमेशा बहता ही रहता है, तो हमें लगता है कि पानी तो और आ रहा है, पानी और नहीं, पानी इतना ही है, बस ये बहता रहता है। साइक्लिंग थ्रू द ओशंस, एयर, लैंड, बैक अगेन, है ना। ओशन से, एयर से आकाश में आएगा, वहां से वापस लैंड पे आएगा, फ्लो करके ओशन में जाएगा, वापस वेपराइज होगा, स्काई में जाएगा, रेन होगी, वाटर फ्लो होगा और ओशन में इस तरह से इसकी साइकिल बनी रहती है। तो द प्रोसेस ऑफ द इवेपोरेशंस, precipitations and runoff, this as you already know is the referred as is the water cycles. Human use huge amount of water not only for the drinking washings but also in the process of productions. हम लोग जो ह्यूमन बीइंग जो है पानी का उपयोग पीने के लिए, वॉशिंग के लिए और प्रोसेसिंग के लिए, प्रोडक्शन प्रोसेसिंग के लिए और एग्रीकल्चर के यूज के लिए काम में है। वाटर इज इन एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू रिजर्वियर ऑफ डैम्स आर द अदर यूजेज। अब पानी को हम एग्रीकल्चर में काम में लेते हैं, इंडस्ट्री में काम में लेते हैं, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करते हैं थ्रू रिजर्वियर ऑफ डैम्स, डैम में पानी इकट्ठा करके वहां बिजली का उत्पादन करते हैं। आर द अदर यूजेज इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन, राइजिंग डिमांड ऑफ फूड, crop, case crop, increasing urbanizations and rising standard of living are the major factors leading to shortage of shortage in supply of fresh water, either due to the drying up of water resource और वाटर पॉल्यूशन है। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो पानी की डिग्रेडेशन, पानी की वैल्यू, पानी की अति यूज को प्रभावित करते हैं, जैसे अर्बनाइजेशन, केस क्रॉप का बढ़ना। केस क्रॉप का मतलब अगर शुगर केन की फसल बढ़ती है तो उसमें पानी की बहुत मात्रा होती है ना। इंडस्ट्री बढ़ती है, पानी का बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ती है तो यूज होता है। तो ये चीजें हैं जो पानी के को प्रभावित करती है। तो आज हमने इस लेसन को यहाँ तक पढ़ा, आगे इसके पार्ट को और पढ़ेंगे। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। अगर आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।